आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHPC न्यूज़। हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष के ऐतराज़ के बावजूद बिहार में विधानसभा चुनाव वक्त पर ही कराए जाएंगे। अब जबकि विपक्षी पार्टियों को भी इस बात का आभास हो चुका है कि राज्य में चुनाव वक्त पर कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने मन बना लिया है, तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी चुनाव नहीं कराए जाने की मांग को लेकर विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल की दलील यह थी कि राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कई जिलों में आए बाढ़ की वजह से हालात इसके अनुकूल नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष खासकर जनता दल यूनाइटेड चुनाव के समय पर कराए जाने के पक्ष में नज़र आ रही थी, उससे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भले ही बिहार की जनता कोरोना महामारी और बाढ़ के प्रकोप से त्रस्त हो, लेकिन चुनाव वक्त पर ही कराए जाएंगे। यह अलग बात है कि एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने इसको लेकर अपनी राय विपक्ष की सोच या फिर यह कह लें कि मांग के बिल्कुल करीब रखा, यानी अभी चुनाव कराए जाने के खिलाफ। वैसे मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसीलिए इससे पहले सारी प्रक्रिया को पूरी करने की तरफ गाइडलाइन जारी किया जाना चुनाव आयोग का पहला कदम माना जा सकता है। ऐसे में अब बात करते हैं बिहार के सियासी समीकरण की। माना जाता है कि हिंदी भाषी राज्यों में जातीय समीकरण के आधार पर सियासत की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे बिहार भी अछूता नहीं है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि यूपी बिहार में जातीय आधारित सियासत ही सत्ता के शिखर पर विराजमान होने के मार्ग को प्रशस्त करता है, तो गलत नहीं होगा। यह वजह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने के संकेत मिलते ही सियासत की विसात पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मोहरे बिछाने शुरू कर दिए हैं। बिहार के संदर्भ में एनडीए की अगर बात की जाए तो इसमें 3 दल जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी शामिल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बगावती सुर अख्तियार कर लिया है। बगावत भी इस हद तक कि अपनी ही सरकार को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब ऐसे में सियासत की वह परिभाषा विकसित होती दिखाई दे रही है, जिससे हमेशा की तरह अंतिम परिणाम आने तक ना पढ़ा जा सके और ना ही इसे समझा जा सके, क्योंकि यह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। वह भी तब जब एक तरफ एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की आलोचनाओं के दरवाजे खोल रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कभी नीतीश कुमार के करीबी से बगावत का बिगुल बजाकर बिहार की सियासत की नई इबारत लिखने वाले जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार की तारीफ में फिर से जमकर कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जीतनराम मांझी महादलित वर्ग से आते हैं, इसलिए उनसे ऐसी परिस्थिति में अगर एलजेपी ने एनडीए का दामन छोड़ दिया तो नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मतलब यह है कि एलजेपी, जिसके मुखिया चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं और पासवान समुदाय से आते हैं, एनडीए छोड़ने से उनकी भरपाई जीतनराम मांझी से की जा सकती है। वैसे बिहार में दलित और महादलित मतदाताओं की संख्या लगभग 16% है और इनमें से करीब 5% पासवान समुदाय का झुकाव एलजेपी की तरफ ही रहा है। वैसे अगर महादलित में आने वाले मूसर समुदाय की बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 5.5% है। इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह जीतनराम मांझी के साथ हैं, क्योंकि मांझी इसी मूसर समुदाय से आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 243 में से 38 सीटें आरक्षित हैं। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें से सबसे ज़्यादा 14 सीटों पर आरजेडी, 10 सीटों पर जेडीयू और 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम फैलाया था, जबकि बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई थी और अन्य के खाते में 4 सीटें।
और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इन्हीं 38 सीटों के परिणामों को समुदाय के आधार पर अलग करके देखा जाए तो इनमें से 13 पर रविदास समुदाय के उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि पासवान समुदाय के उम्मीदवारों ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या होगा, इसको लेकर न सिर्फ अभी से ही सियासी जोड़ तोड़ की शुरुआत हो गई है, बल्कि सियासी गलियारों में अटकलबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी, तो वहीं एनडीए को उसी रूप में हार का सामना करना पड़ा था। एनडीए की अगुवाई करने वाली बीजेपी ने खुद 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 53 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई थी, जबकि सन 2000 में स्थापित एलजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें ही आई थी। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का था। तब जीतनराम मांझी भी अपने लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब नज़र महागठबंधन पर डाला जाए तो इसका स्वरूप 2015 के मुकाबले इस बार बिल्कुल अलग है। अब महागठबंधन में जेडीयू नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी है, यानी राजनीतिक पार्टियों के इधर से उधर जाने का सिलसिला अपने स्वभाव के अनुरूप जारी है। 2015 में महागठबंधन ने जब इसमें जेडीयू शामिल थी, तब 243 में से 178 सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी को मिल रही लगातार जीत के रथ को रोक दिया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तब जेडीयू को 71 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि आरजेडी ने 80 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के खाते में 27 सीटें आई थी। लेकिन इस बार जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। एक तरफ जहां आरजेडी ने नीतीश कुमार से उद्योग मंत्री रहे श्याम रजक को गले लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में आरजेडी के कई विधायक और नेताओं ने जेडीयू का दामन थामा है। इसमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसी जमाने में आरजेडी के कद्दावर नेता रहे अली अशरफ फातमी के बेटे और दरभंगा के क्योटी विधानसभा सीट से विधायक फराज फातमी ने भी जेडीयू का दामन थामा है। तो वहीं पालीगंज से आरजेडी विधायक जयवर्धन यादव भी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जयवर्धन यादव मध्य बिहार में जबरदस्त पकड़ रखने वाले एक जमाने में कद्दावर नेता रहे राम लखन सिंह यादव के पोते हैं। तो वहीं आरजेडी के ही एक और बड़े नेता विजेंद्र यादव भी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर पिछले करीब 12 दिनों में आरजेडी के 6 विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं। लेकिन इन सब में आरजेडी के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब चंद्रिका राय को माना जा रहा है, क्योंकि वह न सिर्फ लालू यादव के समधी हैं, बल्कि उनकी पकड़ अपने इलाके में यादव समुदाय पर भी है, जो आरजेडी के एमवाई समीकरण का आधार रहा है। साथ ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी बेटी ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। ऐश्वर्या की शादी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से हुई थी, लेकिन अब मामला तलाक को लेकर कोर्ट में है। हालांकि इस वक्त आरजेडी की कमान संभाल रहे लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी चंद्रिका राय की काट निकाल ली है, क्योंकि उनकी भतीजी और ऐश्वर्या की चचेरी बहन डॉक्टर करिश्मा को पहले ही आरजेडी में शामिल कराकर खुला संदेश दे रखा है। माना तो यह भी जा रहा है कि आरजेडी परसा सीट से चंद्रिका राय के खिलाफ उनकी भतीजी डॉक्टर करिश्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने भी अपने तरीके से जेडीयू या एनडीए को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। बस आरजेडी के साथ दिक्कत यह है कि लालू यादव चारा घोटाले मामले में इस वक्त जेल में बंद हैं और तेजस्वी या तेज प्रताप के पास अपने पिता लालू जैसी अपील नहीं है। तेजस्वी के बारे में यह भी धारणा है कि वह अपने सहयोगियों को एकजुट रखने में नाकामयाब रहे हैं, और अगर ऐसा है तो यह कई मौक़ों पर दिखा भी है। वैसे बिहार की सियासत में वाम दलों और पप्पू यादव की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या वाम दल और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को तेजस्वी महागठबंधन में शामिल करा या कर पाते हैं, जबकि कांग्रेस
आरएलएसपी और मुकेश सहनी की इंसान पार्टी पहले से ही महागठबंधन में शामिल है। साथ ही अगर एलजेपी एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आ जाती है तो ऐसे में कामयाबी का सेहरा तेजस्वी के सिर बंधेगा, जिससे तेजस्वी के कद में इजाफा होगा और अपने सहयोगियों को एकजुट नहीं रख पाने के आरोपों पर पर्दा भी डल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के आधार वाले एमवाई समीकरण को बचाए रखना है, जिस पर नीतीश कुमार की भी निगाह है। आरजेडी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर ही सियासत करती रही है, क्योंकि यह दोनों समुदाय आरजेडी के समर्थक माने जाते रहे हैं। बिहार में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 17% है, तो वहीं यादव मतदाताओं की संख्या लगभग 14% है, जिसका औसत 31% होता है और यही आरजेडी की सियासत का आधार रहा है। वैसे नीतीश कुमार ने जिस तरह से आरजेडी के कई मुस्लिम और यादव नेताओं को जेडीयू में शामिल कराया है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार की निगाहें आरजेडी के एमवाई समीकरण पर स्पष्ट रूप से हैं। लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। नीतीश कुमार के सामने, या फिर यह कह लें कि एनडीए के सामने सबसे बड़ी कठिनाई सीटों के बंटवारे को लेकर है। जैसा माना जा रहा है कि जेडीयू और एलजेपी इसी मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। जेडीयू खुद को बड़ा भाई मानकर ज़्यादा सीटें चाह रही है, जबकि बीजेपी की खामोशी ने भी कई तरह की अटकलों को बल दिया है। 2010 में जब जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब जेडीयू ने 141 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 102 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, इसलिए एनडीए की राह में रुकावट भी कम नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बिहार में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा कह पाना मुश्किल है। बिहार इस वक्त कोरोना महामारी के साथ ही बाढ़ के प्रकोप से भी जूझ रहा है। ऐसे में लोगों की बढ़ती परेशानियों ने उसकी सियासी सोच को भी प्रभावित किया है, जिससे चुनावी नतीजों की तस्वीर और धुंधली हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना और बाढ़ ने बिहार की बदहाली या लाचारी को ऐसे उजागर किया है, जिससे नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। और यही वह परिस्थितियां हैं जिसमें महागठबंधन या आरजेडी को मौका मिलता दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह रही है कि विपक्ष या महागठबंधन के घटक दल इस वक्त चुनाव नहीं कराए जाने की वकालत कर रहे थे, ताकि इससे जनता की हमदर्दी प्राप्त की जा सके, और फिलहाल ऐसा होता भी दिखाई दे रहा है। अंत में आपसे एक बार विनती है, अगर आपने हमारे चैनल BHBC न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।